छोटी थी तो मुझे फॉर्म में डालना था कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तब मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तो पापा ने कहा कि अगर तुम मेरी और इंदू देवी यानी मेरी मम्मी की बेटी हो तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही होना चाहिए। तब मुझे मेरे पापा की बात समझ में नहीं आई थी। मैंने उनसे ज़िद करके टेस्ट कराने को कहा। बहरहाल मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है। मैंने जब 10th में पढ़ा ब्लड ग्रुप के बारे में, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे पापा क्या कहना चाहते थे। जी हाँ, ब्लड ग्रुप आपके मतलब आइडेंटिफिकेशन में काम आ सकता है, पर ये निगेटिव टाइप आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। कहने का मतलब मैं अपने पापा मम्मी की बच्ची नहीं होती अगर मेरा ब्लड ग्रुप कुछ और होता। लेकिन क्या दुनिया में सारे ओ पॉजिटिव बच्चे मेरे माँ बाप के बच्चे हैं? नहीं। एक्चुअली क्या है कि ब्लड ग्रुप कॉमन 3 एलील से के कॉम्बिनेशन से बनता है और बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है उसमें। तो ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन का सोर्स नहीं हो सकता। हालांकि HLA टाइपिंग होती है, लेकिन एक ठोस मतलब आइडेंटिफिकेशन का जो टेक्निक है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। DNA फिंगर नाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो आप कहेंगे कि मैम आप बोल रही हैं कि 99% हमारा DNA सिमिलर होता है, हम लोग एग्जैक्टली सेम है, वही 4 बेसेस हैं ATGC, उसी से हमारा पूरा DNA सीक्वेंस है। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम कहते हैं कि DNA फिंगरप्रिंट या DNA सिग्नेचर की तरह काम कर सकता है? जैसे आपका सिग्नेचर आपके लिए यूनिक है, वैसे ही बायो सिग्नेचर की तरह DNA कैसे काम कर सकता है? ये सवाल आपके मन में आ सकता है। तो आज का पूरा टॉपिक इसी बात पर है कि किस तरह से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं और DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों, मतलब ऐसा क्या यूनिक है, बायो सिग्नेचर क्यों कहते हैं हम DNA फिंगरप्रिंटिंग को। तो इसकी शुरुआत 1980s में ही हो गई थी। 1980s में लाइसेस्टर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, ये यहाँ के एक प्रोफेसर हुए बहुत फेमस, एलेक जेफरी। एलेक जेफरीज, इन्होंने जब डिटेल स्टडी की मायोग्लोबिन जीन के DNA सेगमेंट को, तो इनको पता चला कि ह्यूमन में इसका एक पैटर्न है। सभी बच्चों का जो मायोग्लोबिन जीन का इनहेरिटेंस है वो एक कंपोजिट पैटर्न है जो उनके माँ बाप से उनको मिला है। यहाँ से ही DNA फिंगरप्रिंटिंग के दरवाजे खुले। तब फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग में अलग अलग टेक्निक्स की बाढ़ आ गई। आप कई नाम सुनेंगे, RFLP, AFLP। तो ये सब क्या है ये हम जानेंगे थोड़ा बहुत, जो आपके कोर्स में है, जो आपके लेवल पर है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए हमें रेपिटेटिव DNA को समझना पड़ेगा। रेपिटेटिव DNA को समझना पड़ेगा। ये रेपिटेटिव DNA, जिसको कि हम बहुत सारे फॉर्म्स में जानते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसा यूनिक सीक्वेंस है जो ह्यूमन जीनोम में बहुतेरों बार रिपीट होता है। 8 से 10 बार ह्यूमन जीनोम में बिखरा पड़ा मिलता है। ये जो रिपीटेटिव DNA होते हैं ये यूनिक होते हैं। बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है कि 99% जो DNA का सेगमेंट है, जो किसी न किसी मतलब तरह से हमारे किसी लिहाज से हम कॉमनली शेयर करते हैं, तो जो यूनिक है वो 1% भी बहुत होता है बच्चों। 3.6 बिलियन बेस पेयर का 1% भी बहुत होता है। बेस पेयर्स का 1% भी बहुत होता है अगर वेरिएबिलिटी देखना है तो हम आज यही जानेंगे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे किसी को यूनिक बनाता है, और हम ये भी जानेंगे कि इसकी टेक्निक क्या है। फिर उसके बाद यूजेस भी डिस्कस करेंगे। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि 1980s में लाइसेस्टर यूनिवर्सिटी में, यूनाइटेड किंगडम्स में, एलेक जेफरी ने ये नोट किया कि एक पैटर्न है जो फॉलो होता है रेपिटेटिव DNA का।
इन रिपीटेटिव डीएनए को बच्चों कहा गया STRs। यहाँ S stands for small t tandem and R for repeats। small tandem repeats, ये STR, इसी का जो टाइप है वो आपको डिटेल में पढ़ना है बच्चों VNTR के नाम से। VNTRs ये एक टाइप है इनका। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। बच्चों ये VNTR क्या है, अगर आप ये समझ लेंगे या यूँ कहें कि आप ये चीज़ बेसिक समझ जाएंगे कि क्या ऐसा है जो डीएनए को यूनिक बना रहा है, किसी इंसान का डीएनए यूनिक कब बन रहा है, तो वो मैकेनिज्म अगर आप समझना चाहते हैं तो आप बस इतना समझिए कि STR यानी कि स्मॉल टैंडम रिपीट्स, वैसे डीएनए जिसको कि हम इंट्रॉन्स के फॉर्म में आपको पढ़ाए थे, जिसका कि कोई ऑब्वियस यूज़ नहीं नज़र आता, जिसका कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होता, उन रीजन्स में स्पेसिफिकली क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर जो होता है उसके पास का रीजन या टीलोमियर के पास का रीजन, वहाँ पर डीएनए के सीक्वेंस का रिपीटिशन होता है कुछ स्ट्रेच का। मान लीजिए 5 से 10 बेस पेयर लंबा, 5 से 10 क्यों, 2 से 10 बेस पेयर लंबा डीएनए का सेगमेंट होगा और उस सेगमेंट का रिपीटिशन यूनिक है। मतलब कि अगर हम मान लें कि कोई सेगमेंट है जिसका नाम है TACT, ठीक है, TACT, तो ये TACT नाम का जो सेगमेंट हम आइडेंटिफाई किए हैं ये VNTR के तौर पर है। कहने का मतलब है कि ये इसका रिपीटिशन है लगातार TACT। अब किसी के जीनोम में ये 2 बार रिपीटेड हो सकता है, किसी के जीनोम में ये 5 बार रिपीटेड हो सकता है। ये रिपीटिशन ही उस ऑर्गेनिज्म को यूनिक बनाती है। STR जो होते हैं बच्चों वो 10,000 हैं, पूरे ह्यूमन जीनोम में 10,000 STR हैं। उन 10,000 STR को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम 13 आइडेंटिफाई कर चुके हैं बच्चों। 13 STRs ऐसे हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करके और कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो जो 13 STRs हैं बच्चों, उसके बारे में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे वो 13 STR किसी ऑर्गेनिज्म को यूनिक बना रहा है। हम मान लेते हैं कि क्रोमोसोम किसी पर्टिकुलर लोकस पर मतलब क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर लोकस होता है। लोकस कोई स्पेशल जगह नहीं है बच्चों, जहाँ जीन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप सोच रहे हैं वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ क्रोमोसोम पर होगा, मौजूद होगा, जहाँ उसके लिए हम खोजेंगे। मान लीजिए हम क्रोमोसोम नंबर 2 पर खोजते हैं किसी पर्टिकुलर जीन के लिए जो वहाँ रहता है, तो हम उसको उसका लोकस कहेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 STR हैं, STR1 और STR2। बच्चों ये STR स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ठीक है। हम मान रहे हैं कि 2 STR हैं जिसकी हम कंसीडरेशन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि STR कैसे किसी को यूनिक बना रहा है, क्योंकि अगर TACT मान लीजिए कोई सीक्वेंस है और TACT का रेपिटेशन है तो उससे क्या, आखिर तो 4 बेसेस हैं, इन 4 बेसेस का बहुत जगह बहुत कुछ रेपिटेशन होगा। तो ये कैसे कोई STR, कोई शॉर्ट टैंडम रिपीट किसी को यूनिक बनाता है, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं। तभी तो हम कहेंगे कि डीएनए जो है एज अ बायो सिग्नेचर वर्क कर सकता है, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग हम कर सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों? तो हम ये चीज़ समझेंगे। तो मान लेते हैं कि 2 लोकस की बात कर रहे हैं, एक जीन, 2 जीन की बात कर रहे हैं, 2 STR जीन की बात कर रहे हैं। वो 2 STR जीन 1 और 2 के नाम से हम मान रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलील्स होंगे। आपको पता है बच्चों कि अलील क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो यहाँ पर अलील जो हम बोल रहे हैं बच्चों, ये अलील बेसिकली किस केस में हो रहा है, यहाँ अलील से मतलब हमारा है रेपिटेशन से, कि कितनी बार रेपिटेशन है। हम अगर कह रहे हैं कि ए अलील, तो हम मान रहे हैं कि इसका 3 बार रेपिटेशन है। हम सिर्फ मान रहे हैं 2 बार रिपीटेशन, मतलब हम नंबर ऑफ रिपीट्स की बात कर रहे हैं जब हम अलील बोल रहे हैं इस STR जीन के लिए।
तो STR1 जीन के लिए तो अलील AB3 से मतलब हमारे यही है कि STR, जैसे हम बताए ना आपको TACT, तो ये TACT कितनी बार रिपीटेड है वही उसका अलील है। समझ में आया? अलील होने का मतलब यहाँ यही है। तो TACT को दिमाग में रखिए कि कोई STR है, मतलब कोई शॉर्ट टैंडम रिपीट है, पहचाना हुआ, हमारा स्टडी किया हुआ। अब उस STR का मानते हैं कि हमको पॉपुलेशन के बारे में पता है कि पॉपुलेशन में ये A नाम का अलील जो है 1 आउट ऑफ 100, मतलब हर 100 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के पास इस तरह का रिपीट है। मानते हैं तीन रिपीट है TACT का, ठीक है। उसी तरह से STR1B अलील हम किसको कह रहे हैं, जिसमें मान लीजिए कि 2 रिपीट है, तो ये 1/5, मतलब हर 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति के पास ऐसा रिपीट है। और C अलील में मान लीजिए कि 4/5, मतलब कि हर 5 व्यक्ति में 4 व्यक्ति के पास ये अलील है। तो ये जो होना हुआ ये बहुत सिंपल, मतलब मैं एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, ये रिपीट होना ये कॉमन हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हर 100 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के पास ये है, 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के पास ये है, या 4 व्यक्ति में, मतलब 5 व्यक्ति में 4 व्यक्ति के पास ये है, तो यूनिक कब होगा? तो अभी तो आपको यूनिक नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए कैसे यूनिक होगा। STR2 मतलब हम दूसरा शॉर्ट टैंडम रिपीट की बात करें तो वो मान लेते हैं कि पॉपुलेशन में 1/10 है, उसी तरह से 1/2 है, और उसी तरह से 2/5 है। अगर हम ये मान लें तो अब देखिए क्या कमाल है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर STR1 के लिए AB जीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको पता है कि मेंडल ने कहा है कि किसी भी ह्यूमन में 2 सेट ऑफ अलील होता है ना। तो मान लीजिए कि A और B अलील है उस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति की हम स्टडी कर रहे हैं क्रोमोसोम की, ठीक है। तो A और B अलील है, तो A और B अलील होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? 1/100 इंटू 1/5, यही ना प्रोबेबिलिटी होगी AB होने की, इसके AB होने की, ठीक है। उस यानी कि ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 500 लोग में एक लोग के पास ऐसा पॉसिबिलिटी है कि A और B दोनों अलील मौजूद हो STR1 के लिए। उसी तरह से हम STR2 के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहें बच्चों, तो यहाँ देखिए 1/10 इंटू 1/2, तो कितना हो गया? 1/20। लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि किसी व्यक्ति के पास STR2 और STR1 का AB है, तो देखिए वो व्यक्ति कितना यूनिक हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, आप समझ रहे हैं? तो कितना हो गया? 5 2 10, यानी कि 1 आउट ऑफ 10,000 कोई एक ही व्यक्ति होगा 10,000 में से जिसके पास STR रीजन 2 के लिए और STR रीजन 1 के लिए AB अलील है। कितना यूनिक बना दिया उसको, देखिए। और इस तरह से ऐसे करके हम 13 STR की स्टडी करते हैं किसी की, तो सोचिए वो कितने फोल्ड यूनिक हो जाएगा। मतलब कि वो हमको लगता है कि वो 30 मिलियन में एक हो जाएगा। अगर किसी का हम स्टडी करेंगे 13 STR के लिए, तो वो व्यक्ति अल्टीमेटली कितना यूनिक हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 30 मिलियन। ये वैनिशिंग, मतलब ये सोचिए तो बहुत ही कम है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, कि इतना प्रोबेबल है कि इसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति फिर 30 मिलियन में नहीं मिलेगा बच्चों। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से DNA किसी को यूनिक बना रहा है। DNA का ये रेपिटेटिव DNA, मेरे कहने का मतलब है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि STR की एक टाइप है। आप समझ रहे हैं बच्चों कि वो कितना यूनिक बना रहा है। और तो और एक और टर्म है जो आपको जानना है, SNP। इसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से मतलब है कि उस पर्टिकुलर, आपने म्यूटेशन पढ़ा है, तो जब ऐसे रेपिटेटिव सीक्वेंस, रेपिटेटिव DNA में किसी के कोई म्यूटेशन हो जाता है और वो म्यूटेशन वो सर्वाइव कर जाता है, तो वो व्यक्ति के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो बेस है वो बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक। तो SNP हुआ या VNTR हुआ, इन सब टेक्निक से, इनफैक्ट कई सारी टेक्निक्स है बच्चों जिससे कि DNA का फिंगरप्रिंटिंग होता है। अभी तो मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह से DNA एज ए सिग्नेचर वर्क करेगा,
कैसे आपने देखा ना कि जो सिंपल नंबर्स दिख रहे थे, कौन सी बड़ी बात थी, 100 लोग में एक लोग के पास ए अलील होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन STR1 के लिए AB, ऑब्वियसली 2 पेयर ऑफ अलील होता है ना किसी के अंदर, AB होने के कारण 1 आउट ऑफ 500 हो गया वो यूनिक। उसी तरह से STR2 के लिए जब हम स्टडी करेंगे तो कोई भी कॉम्बिनेशन होना उसको और यूनिक बनाएगा। और इस तरह से हम जब 13 STR की स्टडी कर लेंगे बच्चों, तो वो व्यक्ति लगभग इस लेवल का यूनिक हो जाएगा, मतलब उसके जैसा फिर 30 मिलियन में कोई नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति का DNA उसको यूनिक बनाता है। अब ये बात समझ में आ गई कि DNA से आदमी यूनिक हो सकता है, DNA बायोलॉजिकल सिग्नेचर है। अब हम पढ़ेंगे कि DNA का स्टेप क्या है, मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप क्या है। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप बच्चों आइसोलेशन ऑफ DNA। जिस भी DNA का आपको फिंगरप्रिंटिंग करना है, पहले उसको आइसोलेट तो कीजिए, अलग तो कीजिए, बाकी सारे बायोकेमिकल सेल के अंदर से उसको निकाल तो लीजिए। फिर उसके बाद उसका डाइजेशन, डाइजेशन से मतलब है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, डाइजेशन यूजिंग restriction enzymes. Now what are these restriction enzymes? These are a class of enzymes that are responsible for breaking DNA by recognizing a unique sequence. ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी इस साल डिलीटेड नहीं होता तो मैं बायोटेक्नोलॉजी पर भी वीडियो बनाती, पर इस साल के सिलेबस से बायोटेक्नोलॉजी डिलीटेड है बच्चों, इसलिए मैं अभी तो बायोटेक्नोलॉजी पर वीडियो नहीं बनाने जा रहे। आपको इन डेप्थ समझने के लिए इसको बुक का रेफरेंस लेना होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बस आप आम तौर पे इतना समझिए कि ये किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको कहते हैं EcoR1, ये इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब ये जो है GATC को रिकॉग्नाइज करता है बच्चों, GATC, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, क्योंकि जब भी करेगा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, और हमेशा ये ब्रेक करता है यहाँ पर G और A के बीच में। तो जहाँ जहाँ ये सीक्वेंस इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दिखेगा वहाँ वहाँ ये G और A के बीच में ब्रेक करेगा। यही होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो VNTRs होते हैं बच्चों, वो VNTRs के आसपास कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन साइट दोनों एंड पे ज़रूर होता है। लगभग सारे VNTRs के पास किसी न किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट्स होती हैं। तो फिर बाद में हम अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे। अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो डाइजेशन कर लिया हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको डाइजेस्ट कर लिया, तब हम इसको सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स करेंगे। DNA फ्रैगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है बच्चों जिसमें हम चार्ज के बेसिस पर, हम जानते हैं कि DNA मॉलिक्यूल निगेटिवली चार्ज है, तो हम चार्ज के बेसिस पे अग्रोस जेल मैट्रिक्स से होता हुआ उसको गुजारते हैं, और वो चार्ज के बेसिस पर और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो सबसे छोटा साइज़ का होगा वो बहुत आगे तक निकल जाएगा, जो उससे थोड़ा बड़ा होगा वो पीछे रहेगा, और उससे थोड़ा बड़ा और पीछे रहेगा। तो चार्ज के बेसिस पर ये सेपरेट हो जाएगा। अब जब ये सेपरेट हो जाएगा बच्चों, तब हम इसको ऑब्टेन करेंगे इट ऑन, किस चीज़ पर ऑब्टेन करेंगे? हम किसी नाइट्रोसेल्युलोज शीट पर ऑब्टेन करेंगे। मतलब कि जो जेल था उस जेल पर ये सेपरेट हो गया। अब नाइट्रोसेल्युलोज शीट पर हम इसको ऑब्टेन करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। अब ये सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है, ये सब डिटेल में तब पढ़ाती मैं जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाती, तो ये आप देख लीजिएगा। तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से उसको नाइट्रोसेल्युलोज शीट पर ट्रांसफ़र करेंगे।
अब जब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तब इसको अल्कली से ट्रीट करेंगे, अल्कली जैसे कि NaOH। इससे क्या होगा कि डबल स्ट्रैंडेड जो DNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़रूरी है, सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तभी तो हम बाद में उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब यूज़ करके उसको लोकेट करेंगे। तो अल्कली NaOH का ट्रीटमेंट उसको करके देंगे, किसको? नाइट्रोसेलुलोज शीट को। पर हाँ, इस नाइट्रोसेलुलोज शीट को पहले ही हमको बेक कर देना है ताकि उसमें चिपक जाए DNA एकदम उसी लोकेशन पर जैसे कि सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स हुआ था, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको अल्कली ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको VNTR प्रोब देंगे। ये VNTR प्रोब कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगोटाइड हो सकता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का रिपीटिशन, कुछ एक न्यूक्लियोटाइड 8 न्यूक्लियोटाइड 7 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच, जो कि हमको पता है कि हमारे मतलब VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम इसको VNTR प्रोब देंगे। और VNTR प्रोब देने के बाद हम उसकी स्टडी करेंगे। क्या किससे स्टडी करेंगे? तो ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है, उससे हम प्रोब को डिटेक्ट करेंगे। इस प्रोब को डिटेक्ट करने के लिए जनरली P32 का इस्तेमाल किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। अंडरस्टूड? जब हम ये डिटेक्ट कर लेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। अंडरस्टूड? तो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग का ये टेक्निक है जो आपको पढ़ना है, यही डिटेल में आपको पढ़ना है और आपको ये समझना है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग मॉलिक्यूलर सिग्नेचर है। बाकी इसके यूज़ कहाँ कहाँ हैं? तो क्रिमिनल्स को पकड़ने में आज से नहीं, जब से ये टेक्निक आई है 85-86 से इसका यूज़ क्रिमिनल्स को पकड़ने में किया जा रहा है। अगर कोई डेड बॉडी ऐसी है जिसको कि पहचानना मुश्किल है, डिसफिगरमेंट हो चुका है, जल चुकी है, तो उसकी पहचान भी करना पॉसिबल है थ्रू DNA फिंगरप्रिंटिंग। कोई वाइल्ड लाइफ जो एक्सटिंक्ट होने पर है, अगर उसके बारे में डिटेल स्टडी करते रहना है तो उसके लिए हम अगर उसका DNA सीक्वेंसिंग कर लें तो वो टेक्निक काम आता है। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग आपके पैटर्निटी डिस्प्यूट को सोल्व करने में, कौन किसका बच्चा है नहीं है, इस चीज़ को सोल्व करने में यूज़ किया जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग को मेडिसिन के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को पता करने के लिए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल that you need to know about the DNA fingerprinting. Hope you like it. Please subscribe my channel. Thank you.